हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पॉलिटी ठीक से समझ में आ रही होगी और आप अपनी पॉलिटी में दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, आज के टॉपिक का नाम है संसद, पार्लियामेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट सबसे कोर टॉपिक है। शुरू करते हैं पार्लियामेंट को। संसद, ये शुरू करना है। इंग्लिश में बोलेंगे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो संसद का गठन होगा, संसद का गठन यानी संसद का निर्माण कैसे होगा, ये आर्टिकल आर्टिकल 79 में बताया गया। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का जो गठन होगा, संसद का फॉर्मेशन होगा, ये कैसे होगा। तो संसद में आप दो बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात ये कि संसद के 3 अंग होते हैं। अगर हम अंगों की बात करेंगे तो संसद के जो अंग होंगे ये 3 होते हैं। संसद का जो पहला अंग होता है इसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। संसद का जो दूसरा अंग होता है इसे हम सब कहते हैं राज्यसभा। और इसका जो तीसरा अंग होता है इसे हम लोग कहते हैं लोकसभा। लोकसभा। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 बताता है, आर्टिकल 80 ये बताता है राज्यसभा के बारे में। और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 बताता है, आर्टिकल 81। तो आज हमें बेसिकली इन्हीं चीजों को समझना पड़ना है। हालांकि हम संसद के एक अंग राष्ट्रपति को पढ़ करके खत्म कर चुके हैं, हमें राज्यसभा और लोकसभा को ही पढ़ना है। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसको कहते हैं राज्यसभा को उच्च सदन, उच्च सदन, और इसको कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। इसको दूसरा नाम दिया गया है प्रथम सदन, प्रथम सदन, सॉरी, इसको कहते हैं द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, और इसको कहते हैं प्रथम सदन, प्रथम सदन। और इनके नाम है, जैसे राज्यसभा को कहा जाता है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, इसको बोला जाता है अस्थाई सदन। ठीक है। और राज्यसभा का एक नाम और है, इसको संघीय सदन बोलते हैं और इसको लोकप्रिय सदन बोलते हैं। संघीय सदन और इसको बोलेंगे लोकप्रिय सदन। ये जो राज्यसभा या लोकसभा के अलग अलग नाम हैं, इनके आधार अलग अलग हैं। जैसे उच्च सदन या निम्न सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में कुछ लोग जो होते हैं, जैसे जो मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए गए लोग अपने अपने कुछ क्षेत्रों में बहुत अनुभवी होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मनोनीत किए गए जो लोग होते हैं, इनमें से 4 कैटेगरी, 4 क्राइटेरिया होती है, और उसी क्राइटेरिया को जो बहुत अनुभवी रूप से होते हैं तो उसी आधार पे उनको तय किया जाता है। जैसे कला के क्षेत्र में अगर कोई बहुत अनुभवी है, कोई अगर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अनुभवी है, कोई साहित्य के क्षेत्र में अगर बहुत अनुभवी है, और उसके साथ साथ अगर कोई समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अनुभवी है, तो उसका ये जो अनुभवी लोग होते हैं वो किसके मेंबर बनते हैं, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहा जाता है उच्च सदन, और यहां कहा जाएगा इसको निम्न सदन। इसको प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? प्रथम सदन कहे जाने के पीछे का कारण यह है क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्टली कौन चुनता है, तो जनता चुनती है ना। कौन चुनता है? जनता चुनती है। और हमें हमें ये अच्छे से मालूम है कि हमारे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि शासन का जो पूरा स्रोत होगा वो जनता होगा, और जनता होने की वजह से इसे जनता का सदन यानी प्रथम सदन बोला जाता है। और यही रीजन है कि इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और इसको द्वितीय सदन इस वजह से कहा जाता है। अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदन और अस्थाई का क्या कारण है? देखिए, जो राज्यसभा होती है ये कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता तो है, लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है, भंग हो सकती है। इस वजह से इसको अस्थाई सदन और इसको अस्थाई सदन कहते हैं। संघीय सदन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये राज्यों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, और लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।
तो ये राज्यसभा और लोकसभा के कुछ अलग अलग नाम हैं। आई होप आप समझ पाएंगे इसको। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 80 और 81 यानी लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। आर्टिकल 80 राज्यसभा का रचना है, राज्यसभा का निर्माण देखते हैं। आर्टिकल 80 राज्यसभा की रचना। देखिए राज्यसभा की जो रचना होगी ये कैसे होगी, किस रूप में होगी, समझते हैं। राज्यसभा में दो तरीके के लोग होते हैं, मतलब दो तरीके से आए हुए लोग होते हैं। एक तो राज्यसभा में ये बताया गया है कि कुल जो सीटें होंगी ये होंगी 250 सीटें। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होगी, 250। अब ये जो 250 होते हैं ये 250 एग्जैक्ट इलेक्शन के जरिए नहीं आते हैं। इसमें से कुछ मेंबर निर्वाचन के जरिए आते हैं, यानी कुछ निर्वाचित रहते हैं और कुछ रहते हैं मनोनीत। कुछ निर्वाचित रहते हैं और कुछ मनोनीत रहते हैं। तो इनमें से जो 238 सदस्य हैं ये निर्वाचित होते हैं और जो मनोनीत होते हैं ये रहते हैं 12। मनोनयन का आधार आपको मैंने वही बताया कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो सबसे आगे होगा वही जो होता है यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब ये जो निर्वाचित होते हैं तो निर्वाचित भी ये कुछ राज्यों से होंगे और कुछ यूटी से होते हैं। ठीक है, कुछ निर्वाचित सदस्य राज्य से आते हैं और कुछ यूटी से आते हैं। अब जो मनोनीत होते हैं, अच्छा ये जो है ना ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपका जो संविधान है, संविधान में ये चीज कही गई है। ठीक है, संविधान में ऐसा कहा गया कि इतनी चीजें होनी चाहिए, पर रियलिटी में वो क्या है अभी हम समझते हैं। ये हमारा संविधान ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लेकिन संविधान स्ट्रक्चर फॉर्म तो करता है लेकिन वास्तविकता में भी इसकी संरचना क्या है वो देखते हैं। तो ये जो संरचना है ये संविधान की संरचना है, संविधान की संरचना है कि उसमें से 238 लोग निर्वाचित होने चाहिए, 12 लोग जो हैं ये मनोनीत होने चाहिए। अब वास्तविकता हम देखते हैं कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। देखिए वास्तविकता में अगर हम देखें तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वर्तमान समय में 250 सीटों में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 233। कितने निर्वाचित हैं, 233 निर्वाचित है, अलग अलग राज्यों से निर्वाचित होकर के आए। अब अच्छा ये जो निर्वाचित है, अब इस निर्वाचन में से भी कुछ यूटी से आएंगे, कुछ राज्यों से आएंगे। और जो मनोनयन की कहानी, मनोनयन में भी यहाँ वही लोग हैं, जो मनोनीत रहेंगे वो 12 लोग ही हैं, मनोनीत 12 लोग हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 233 लोग हैं ये 233 एग्जैक्टली जो है ये कुछ राज्यों से आए हुए हैं और कुछ यूटी से आए हुए हैं। कुछ लोग राज्यों से आए हुए हैं और कुछ कहां से आए हुए हैं, यूटी से आए हुए हैं। तो यूटी से कितनी सीटें कहां कैसी हैं देखते हैं। यूटी से आती हैं कुल 8 सीटें, जिनमें से आपको 3 यूटी ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीटें आती हैं और पुदुचेरी से 2 सीटें आती हैं और सॉरी वो क्या ना दिल्ली से आती हैं 3 सीटें और पुदुचेरी से आती हैं 1 सीट। तो कुल मिलाकर के जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीट, दिल्ली से 3 सीट और पुदुचेरी की 1 सीट, कुल मिलाकर के 8 सीट होती है यूटी की। और बाकी बचे जो 225 सीटें राज्यों से आती है। तो ये वास्तविक परिस्थिति है आपके राज्यसभा की और ये संवैधानिक परिदृश्य है। तो संविधान में कहता है कि कहा गया है कि जो निर्वाचित कुल ओवरऑल 250 लोग होंगे, जिसमें से 238 लोग निर्वाचित होने चाहिए राज्य से और यूटी से, जिसमें से 12 लोगों का मनोनयन किया जाएगा और कुल मिलाकर के हो जाएंगे 250 मेंबर। लेकिन वास्तविक परिस्थिति क्या है, निर्वाचित कहां से कितने होते हैं, यूटी और राज्य से मिलाकर के 233 लोग और 12 लोग होते हैं मनोनीत। ठीक है, तो दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर से मिलाकर के कुल यूटी से 8 सीटें आती हैं और राज्य से कुल 225 सीटें आती हैं और ये मिल करके आपकी राज्यसभा का निर्माण करती है, राज्यसभा को बनाती है। इतना स्पष्ट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं लोकसभा की थोड़ी सी संरचना, फिर हम लोकसभा को पढ़ते हैं।
लोकसभा, आर्टिकल 81, लोकसभा की रचना। अब ये लोकसभा की जो रचना है ना, ये भी दो फॉर्म में देखेंगे आप लोग। एक तो संविधान वाला देखेंगे कि संविधान में क्या कही गई है इसकी रचना के बारे में, और दूसरा कि व्यवहार में कैसा है, व्यवहार में कैसा है। तो संविधान वाला देखते हैं। संविधान में कहा गया है कि भैया कुल लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होगी। अधिकतम कितनी सीट होंगे? 552। व्यवहार में भी वही रहेगा कि 552 सीट होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी गई बात ही व्यवहार में अप्लाई करी जाती है, उसी मानक के आधार पे करी जाती है। वो कितना हुआ वो अलग की बात है। तो सीटों की संख्या 552 ये अधिकतम लोकसभा में निर्धारित करी गई है, जिसमें से 550 जो है ये निर्वाचन के जरिए आएंगे। निर्वाचन से कितनी सीटें आनी चाहिए? 550। और इसमें से पहले यह व्यवस्था होती थी कि 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती थी, एंग्लो इंडियन, 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के जरिए इसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो निर्वाचन से कुल कितनी सीटें आएंगी? 550 सीटें, जिसमें से 530 सीट राज्य से आती है। राज्य से कितनी सीटें आती हैं या होनी चाहिए? संविधान कह रहा है राज्य से होनी चाहिए 230 सीट। बाकी बची यूटी से आनी चाहिए 20 सीटें। ये संविधान का प्रावधान है कि संविधान लोकसभा का स्ट्रक्चर कैसा रख रहा है। तो संविधान लोकसभा का स्ट्रक्चर रख रहा है कि कुल 552 सीटें होनी चाहिए, जिसमें से निर्वाचित होकर के 550 सीटें भरी जानी चाहिए, और एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के जरिए इसको हटा दिया गया। अब निर्वाचन में राज्य 230 सीटें देगा निर्वाचन करके, और यूटी 20 सीटें देगा। तो इस तरीके से लोकसभा की रचना हो पाएगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब हम जरा देखते हैं कि जो हमारा संसद है व्यवहार में, वो कितनी सीटें कहां से कैसे अरेंज करता है। तो देखिए, संसद में अभी कुल 543 सीटें। कितनी सीटें हैं? 543 सीटें। और इस 543 सीटों में से जो राज्य से आती हैं कुल 524 सीटें। राज्य से कितनी सीटें आती हैं? 524 सीटें। और जो यूटी है, यूटी से आती हैं 19 सीटें। यूटी से आती हैं 19 सीटें। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल उठता है कि बाकी सीटें, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी सीटों के लिए कह रहा है लेकिन है इतनी ही, ये सब क्या मामला है? तो आपको भी मालूम होगा कि जैसे हमारी बहुत सारी बाउंड्रीज, जैसे अभी पीओके है, या जैसे अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, वहां वाले जो क्षेत्र हैं अभी वो भारत का हिस्सा नहीं है, अभी वो दूसरे देशों के कब्जे में है। और जब वो भारत का हिस्सा बन जाएंगे तब उनकी जो सीटें हैं वो भी तो यहां अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगी। तो फिर आप देखेंगे कि सीटों की संख्या ओवरऑल इतनी दिखाई देगी। तो ये लोकसभा का स्ट्रक्चर है। समझ पाए लोकसभा के स्ट्रक्चर को? अब हम शुरू करते हैं लोकसभा को। तो लोकसभा जो है ये आर्टिकल 80 में है, सॉरी 81 में है। तो देखते हैं लोकसभा की बातें। लोकसभा सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, इनके सदस्यों को कहा जाता है सांसद। इनके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा। इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं। स्पष्ट? तो लोकसभा में ये जो सांसद होते हैं, सबसे पहले हमें इन्हीं की सदस्यता पढ़नी है, तो सॉरी योग्यता पढ़नी है। तो सांसद के लिए या सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, क्या योग्यता होती है किसी लोकसभा के सांसद की?
ये आर्टिकल 84 में कहा गया है। आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे इनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। तो लोकसभा के सदस्य होने की पहली अनिवार्य योग्यता यही है कि वो भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरी कि कम से कम उनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। 25 वर्ष से ज्यादा रहेगा तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन 25 वर्ष से कम होने पर लोकसभा का सदस्य नहीं बना जा सकता है। स्पष्ट हुआ। अगली चीज की वो दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट ना हो, है ना, या पागल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो ये है योग्यताएं, जो एमपीज होते हैं, एमपीज की ये योग्यताएं होती हैं लोकसभा सदस्य के लिए। अब ये जो एमपीज होती हैं, इन एमपीज से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें समझते हैं। अच्छा, इनका जो चुनाव होता है, ये चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस विधि से होता है। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी एक क्षेत्र में, अच्छा इसका क्षेत्र का चुनाव कैसा होता है वो भी एक पॉइंट इसमें ऐड करते हैं कि जो एमपीज होते हैं, एमपीज क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। ये जो होते हैं ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसका क्या सेंस है, इसका सेंस समझेंगे हम लोग। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सेंस समझते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया कि लोकसभा में कुल वर्तमान समय में 543 सीटें हैं, यानी 543 मेंबर्स बनेंगे लोकसभा सदस्य के लिए, लोकसभा के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया में क्या आप देखेंगे, अब इंडिया में आप क्या देखेंगे कि ओवरऑल जितनी जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या है, इस जनसंख्या में, अच्छा ये जनसंख्या 2011 के हिसाब से ली जाएगी, ठीक है, इस जनसंख्या में कुल 543 से भाग कर दिया जाएगा। तो ये जो भारत का पूरा भूमि है ये छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा, है ना, 543 से भाग करने पे ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा। अब जब ये बट जाएगा, अच्छा ये काम पूरा परिसीमन आयोग का होता है, परिसीमन आयोग ये सब डिसाइड करती है, तो ये एक क्षेत्र बन जाएगा। अब इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे एमपी, सांसद करेंगे। स्पष्ट हुआ। तो ये यही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, इसका सेंस यही है। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात मतलब क्या होती है, देखिए मान लेते हैं कि एक क्षेत्र से, कोई एक क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र से ए बी सी डी ई 5 मेंबर चुने गए, मतलब 5 मेंबर इलेक्शन में खड़े हुए। अब 5 मेंबर में से अगर इसको ओवरऑल मान लेते हैं कि इसको मिला 25 वोट, इसको मिला 30, इसको मिला 18, इसको मिला 29 और इसको मिला 41 वोट, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहता है कि इनमें से जितने लोगों में से सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला है वही क्या हो जाएगा, वही यहाँ पे विजेता हो जाएगा, विनर हो जाएगा, यानी चुनाव वही जीतेगा। अब इसमें से एक समस्या क्या आती है कि इसमें से ये जो लोग हैं, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि ई जो है ये हमारा प्रतिनिधि बने, लेकिन उसके बावजूद भी ये 41 लोग चाहते थे और केवल ये 41 लोग चाहने की वजह से ये जीत चुके हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये एक समस्या रहती है कि जो प्रतिनिधि रहता है ये ओवरऑल जनता का नहीं रहता है, ओवरऑल जनता का प्रतिनिधि नहीं रहता है, ये एक खास लोगों का प्रतिनिधि होता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रतिनिधि को ये चाहिए कि वो कार्यों को इस प्रकार से करे कि अगले टाइम में ये स्थितियां ना रह जाए, ये प्रतिनिधि पूरी जनता का प्रतिनिधि बने उस क्षेत्र का। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सीधा मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही जीत जाएगा। तो ये हो गया लोकसभा सदस्यों की कुछ बेसिक बातें। अब लोकसभा सदस्य जो होते हैं इनमें, अब इसमें लोकसभा सदस्य में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 331।
आर्टिकल 331 में लोकसभा में आरक्षण की बात करता है। पहले सब तो लोकसभा में ये आरक्षण की बात करता है। सॉरी, ये है आर्टिकल 330 में। और लोकसभा में आरक्षण में ये कहा गया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, इनके लिए 84 सीटें और 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। 47 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ये सीटें, अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका पहला लोकसभा सदस्य बना था, लोकसभा बनी थी, तो उसी ड्यूरेशन में ये किया गया था। और ये 10 साल के लिए संविधान लागू होने से, जब स्टार्ट हुआ संविधान लागू हुआ, तो उसी से 10 साल के लिए ये चीज कर दी गई कि जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी अपने आप को बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए हैं, उनको एक मौका मिले, हर जगह पे समानता की स्थिति रहे, तो उनको यहां पे भी मौका मिले ताकि वो अपनी स्थिति को बेहतर बना पाए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समानता का आदर्श यहां दिखाई पड़े, तो इसके लिए किया गया। लेकिन 10 साल के बावजूद जब देखा गया कि अभी परिस्थितियां SC ST कैटेगरी के लिए बहुत नॉर्मल नहीं हुई हैं, तो अब ये 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक के लिए अभी लोकसभा में SC ST के लिए इतनी सीटें रिजर्व रहेंगी। स्पष्ट हुआ। और आर्टिकल 331 जो था, ये था लोकसभा में वो 2 सीटें एंग्लो इंडियन वाली, जो कि 104 संविधान संशोधन के जरिए समाप्त कर दिया गया। अब ये नहीं रह गया कि लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो लोकसभा में आरक्षण आर्टिकल 330 बताता है, जिसमें SC ST कैटेगरी के लिए 84 सीटें और 47 सीटें रिजर्व करने की बात कही गई है। स्पष्ट हुआ यहां तक। स्टार्टिंग में ये जो अच्छा, ये जो है ना 230 वाली, ये 10 वर्षों के लिए जो रिजर्वेशन रहेगा, ये आर्टिकल 334 में बताया गया। आर्टिकल 334 बताता है कि SC ST कैटेगरी के लिए जो लोकसभा सीटों में जो आरक्षण मिलेगा, ये आर्टिकल 334 के जरिए 10 वर्षों के लिए शुरुआती दौर में मिला था, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी जब परिस्थितियां बहुत सुधरी हुई नहीं दिखेगी, तो ये टाइमिंग बढ़ा करके 2030 कर दिया गया है। स्पष्ट हुआ। तो ये है लोकसभा के सदस्यों का योग्यता। अब लोकसभा जो होती है उसका एक हेड भी होगा कोई, है ना, तो उसका जो हेड होता है वो होते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो अब हमारा टॉपिक है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो होते हैं जो लोकसभा को लीड करने का काम करते हैं। तो अगला हेडिंग है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इंग्लिश में इनको स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, है ना, इनको स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बोलते हैं। स्टार्टिंग में इनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं बोला जाता था। जब भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, तो उसी समय 1919 में, तो उसी समय 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी, है ना, उसी टाइम में 2 सदन बनाए गए थे। और जो 2 सदन बनाए गए, उन्हीं 2 सदनों में उस समय 2 सदन बनाए गए थे 1919 में भारत शासन अधिनियम के जरिए। अब ये जो 2 सदन होते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने बताया आपको कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के अंग 3 होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन जब संसद के सदन के बारे में बात होगी, यानी संसद में कितने कमरे हैं, तो वो 2 होते हैं, एक लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा होती है। तो जो सदन होते हैं, सदनों की संख्या 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि अंग अगर हम देखें तो अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 सदनों की व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन 2 सदनों की इस व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण पद बताए गए। एक बताया गया अध्यक्ष का और दूसरा बताया गया उपाध्यक्ष का, और ये बताया गया 1921 में, 1921 में।
उस समय ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोला जाता था और इसको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये 1935 के अधिनियम से चेंज किया गया। 1935 के अधिनियम में चेंज करके अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाने लगा और इनको डेप्यूटी स्पीकर बोला जाने लगा। तो ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि ध्यान रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत मतलब की चीज है नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हमें समझना है। लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, मूल तौर पे इनका काम होता है कि लोकसभा का संचालन करना। अभी हम जब शक्तियां पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएंगे। देखें, तो अब सबसे पहले ये हम समझेंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन किसका? लोकसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। तो निर्वाचन की सारी बातें आर्टिकल 93 करता है। आर्टिकल 93 बताता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, यानी इनका निर्वाचन कैसे होता है। एक सेकंड पानी पी लूं। चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या होगा कि चुनाव हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, और अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके, ये जैसे लोकसभा का सदन है, लोकसभा है ये, इस लोकसभा में यहां सभी एमपीज जो भी अभी इलेक्टेड होकर के आए हैं, यहां सारे एमपीज हैं। और अभी पुराने वाले जो स्पीकर है वो यही रहेंगे, अभी यही संभालेंगे, यही कमांड लेंगे। अभी पुराने वाले स्पीकर जो हैं ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक नया जो स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर है, ये अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता, तब तक ये हटेंगे नहीं। स्पष्ट? अब इसमें से सबसे पहले क्या होगा कि इन्हीं में से ये जो मेंबर्स हैं, ये जो सदस्य हैं, इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, जो इसमें से सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब एज वाला वरिष्ठ नहीं, जो सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य रह चुका है उसे वरिष्ठ बोलेंगे। तो जो सबसे वरिष्ठ है उसी सबसे वरिष्ठ सदस्य को यहां पे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये बहुत छोटे से समय के लिए केवल और केवल स्पीकर को शपथ दिलाने के लिए या स्पीकर का चुनाव करने के लिए बनाया जाता है, इसको प्रोटेम स्पीकर को। और प्रोटेम स्पीकर को कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट साहब। कौन चुनेंगे? प्रेसिडेंट चुनेंगे। तो जो लोकसभा के अभी अभी सदस्य बने हुए हैं सभी लोग, उनमें से जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होंगे वो वरिष्ठ मेंबर को प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट साहब चुन लेंगे। स्पष्ट हो यहां तक? और इनका काम क्या होगा प्रोटेम स्पीकर का? प्रोटेम स्पीकर का काम है सभी सांसदों को शपथ दिलाना। सांसद को शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? प्रोटेम स्पीकर करेंगे। पुराने वाले जो स्पीकर है वो नहीं करेंगे, अब पुराने वाले स्पीकर हटा दिए जाएंगे। स्पष्ट हुआ? और ये तब तक अपने पद पे रहेंगे जब तक कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, प्रोटेम स्पीकर। और चुनाव होते ही जैसे ये अपना पूरा पदभार उनको सौंपेंगे, तुरंत इनका पद समाप्त हो जाएगा। अब ये नॉर्मल एक सदस्य रह जाएंगे। एकदम क्लियर हुआ यहां पे? अब देखिए, तो इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव प्रोटेम स्पीकर के उपस्थिति में होगा और ये साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से होता है। ध्यान रखेंगे कि परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए, परंपरा के अनुसार देखा जाए तो स्पीकर जो होते हैं ये हमेशा सत्ता पक्ष से ही रहते हैं। स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष से ही रहेगा, लेकिन ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये संवैधानिक स्थिति नहीं है कि ये सत्ता पक्ष से ही रहे। पर परंपरा में ये देखा गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, ये सदैव सत्ता पक्ष से ही रहते हैं। एकदम समझ में आ गई ये चीज? इस साधारण बहुमत से इनको चुना जाएगा। परंपरा के अनुसार ये सत्ता पक्ष से रहते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, स्पीकर का चुनाव होता है। तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए प्रोटेम स्पीकर चाहिए। प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे?
ये सांसदों को शपथ दिलाएंगे और ये तब तक अपने पद पे रहेंगे जब तक कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होगा? इन्हीं मेंबर्स में से साधारण बहुमत से, या नाम, तो जैसे उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि सपोर्ट करें कि हाँ इनको आप बनाइए, तो उनके लिए प्रस्ताव आया, फिर साधारण बहुमत से उनको स्पीकर चुन लिया जाएगा। तो ये होता है अध्यक्ष का चुनाव। उपाध्यक्ष के चुनाव की स्थिति कुछ संवैधानिक नहीं है। मतलब ये है कि ये स्पीकर ही तय करेंगे, स्पीकर ही तय करते हैं कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा, और ये सर्वसम्मति से, या अगर सर्वसम्मति नहीं है तो साधारण बहुमत से उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। साधारण बहुमत से उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। तो उपाध्यक्ष के चुनाव में कोई बहुत बेसी बात नहीं है, टफ बात नहीं है, बस इससे ध्यान रखेंगे कि स्पीकर इनके चुनाव का डेट निर्धारित करेंगे, और या तो सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, डिप्टी स्पीकर चुन लिए जाते हैं, या साधारण बहुमत से चुन लिए जाते हैं। ये क्लियर हुआ? तो इस तरीके से होते हैं उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव। तो ये भाई साहब प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये तभी तक अपने पद पे बने रहेंगे जब तक कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। जैसे लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ, इनका काम खत्म हो जाएगा। तो आपको आर्टिकल 93 क्या बताता है? ये बताता है कि स्पीकर का चुनाव कैसे हो। स्पीकर के चुनाव के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? जो सबसे वरिष्ठ रहेगा। वरिष्ठ का मतलब एज वाइज वरिष्ठ नहीं, जो सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य रह चुका है उसे, है ना। और फिर इसका काम होता है सांसदों को शपथ दिलाना, क्योंकि भाई सांसदों को पहले शपथ दिला देगा, उसके बाद ना स्पीकर चुने जाएंगे। और उसके बाद जो होती है परंपरा के अनुसार सत्ता पक्ष के लोग ही ज्यादातर लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, इसमें क्या है ना कि ये भी देखेंगे कि उपाध्यक्ष जो होते हैं, जनरली परंपरा के अनुसार ये भी कि उपाध्यक्ष जो होते हैं इनको विपक्ष से रखा जाता है, विपक्ष से, है ना। विपक्ष का ये रहता है कि जो उपाध्यक्ष होंगे कम से कम ये हमारे रहे, तो उससे क्या होता है, एक संतुलन बना रहता है, समन्वय बना रहता है। पर ये परंपरा है, कभी भी टूट सकती है, कई बार टूटे भी है। तो ये है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब देखते हैं कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तब की परिस्थिति क्या होगी। तो कौन संचालित करेगा लोकसभा के सदन को? देखिए, अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अनुपस्थित हैं तो अनुपस्थिति में क्या कहानी है, देखते। सीधी सी बात है कि अगर स्पीकर यानी अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो इनके पद को कौन संभालेगा? डेप्यूटी स्पीकर। कौन संभालेगा? डेप्यूटी स्पीकर संभालेगा। और अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर किसी रीजन से अनुपस्थित है, तो डेप्यूटी स्पीकर का जो पद संभाला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे कि लोकसभा द्वारा चयनित किसी व्यक्ति द्वारा संभाला जाएगा। लोकसभा के द्वारा चयनित किसी सदस्य के द्वारा, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं है तो स्पीकर का पद कौन संभालेंगे? डेप्यूटी स्पीकर संभालेंगे। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होते तो इसमें 10 मेंबर्स का एक पैनल बनता है, उस पैनल से निर्वाचन करके चुना जाता है। और अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर का पद कौन संभालेगा? लोकसभा का जो कोई चयनित सदस्य है उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाता है और ये संभालते हैं। और ये अनुपस्थिति की बातें कहां मेंशन है? आर्टिकल 95 में। ये बातें आर्टिकल 95 बताता है आपको। स्पष्ट हुई? छोटी छोटी चीजें। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 94 पद मुक्ति के बारे में बात करता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद मुक्ति कैसे होगी। आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 पद मुक्ति के बारे में बात करता है। तो अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की पद मुक्ति कैसे है? पहली बात कि अगर वो लोकसभा के सदस्य ना रह जाए, लोकसभा के, इन्हीं की पद मुक्ति के बारे में बात हुई, लोकसभा के सदस्य ना रहे। अगर लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाएंगे तो ना तो वो अध्यक्ष के पद पे बने रहेंगे और ना ही उपाध्यक्ष के पद पे बने रहेंगे।
पहली जरूरी बात। दूसरी बात कि अगर त्याग पत्र दे दे तब भी अपने पद पे नहीं रह जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। और त्याग पत्र में ध्यान रखेंगे कि जो स्पीकर होते हैं ये डेप्यूटी स्पीकर को अपना त्याग पत्र देंगे और डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे ये स्पीकर को अपना त्याग पत्र देंगे। स्पष्ट? या अगर इन्हें पद से हटाना है तो तत्कालीन बहुमत से हटाया जाएगा, तत्कालीन बहुमत से इनको हटाया जाएगा, दोनों, स्पीकर को भी और डेप्यूटी स्पीकर दोनों को। कहां से हटाया जाएगा? तत्कालीन बहुमत से हटाया जाएगा। तत्कालीन बहुमत एकदम स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा रखा है, तो यहां से ये हटाए जा सकते हैं। और इनको जैसे अगर क्या नाम है, लोकसभा ही भंग हो जाए तभी हटाए जा सकते हैं। या अगर मंत्री परिषद जो है, अगर मंत्री परिषद अपना विश्वास लोकसभा में विश्वास खो दे, विश्वास खो दे, है ना, अगर वो अपना विश्वास ही ना सिद्ध कर पाएगी, विश्वास मत ही खो देगी, तो नई सरकार का गठन ही नहीं होगा, नई सरकार का गठन नहीं होगा। और जब सरकार का गठन ही नहीं होगा तो ये पद ही नहीं रह जाएगा। मतलब जैसे ये होता है ना कि उनको कुछ टाइम मिलता है कि हाँ इतने टाइम में आप, जैसे बहुमत नहीं मिला है तो बहुमत नहीं मिला है तो उनको विश्वास मत साबित करना पड़ता है, तो साबित करने के लिए एक ड्यूरेशन मिला हुआ है और उस ड्यूरेशन में अभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं, तो अगर नहीं सिद्ध होती है, नई सरकार का गठन नहीं हो पाता तो फिर वो हटा दिए जाएंगे अपने पद से। इतनी बातें समझ में। और देखिए, और अभी जैसे कि आपको मालूम है कि लोकसभा जो होती है ना ये कभी भी भंग हो जाती है। लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। और ये लोकसभा के कार्यकाल का जिक्र आर्टिकल 83 में किया गया है। आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष में, 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन वर्ष इसको पूरा होने से पहले क्या इसको भंग किया जा सकता है? बिल्कुल भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा भंग किया जा सकता है। और अगर भंग कर दिया जाएगा तो ये जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी अपने पद से हट जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, भंग कर सकते हैं, पीएम की सलाह पर करेंगे, पीएम की सलाह पर करेंगे। और कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब अगर आपकी लोकसभा को भंग कर देंगे तो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है इनके पद समाप्त हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है भंग करने की स्थिति ये आर्टिकल 85 का क्लॉज 2 बताता है। आर्टिकल 85 का क्लॉज 2 क्या बताता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले ही भंग किया जा सकता है, प्रेसिडेंट साहब करेंगे और पीएम की सलाह पर करेंगे। तो पद मुक्ति से संबंधित आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात, काफी महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि आर्टिकल 83 का सब क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रीय आपात अगर लगा हो, कौन सी परिस्थिति हो? राष्ट्रीय आपात की, तो राष्ट्रीय आपात के समय में संसद कानून बना करके, संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल, तभी जब राष्ट्रीय आपात लगाओ तभी की बात है ये, संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी एक टाइम में एक ही वर्ष बढ़ेगा। और वैसे कितना बढ़ सकता है? तो जब तक राष्ट्रीय आपात लगा वो कोई स्थिति निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित टाइम तक, जब तक राष्ट्रीय आपात लगा है 1-1 साल करके आप लोकसभा का कार्यकाल काफी बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित है। स्पष्ट हुआ? तो लोकसभा जो है इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता? इसका आंसर होगा कि हाँ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रीय आपात लगा रहना चाहिए और एक समय में, एक टाइम में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। और अब मान लीजिए जैसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, अब राष्ट्रीय आपात हट गया है, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने पड़ेंगे हर हालत में। ठीक है,
1 वर्ष के लिए अगर आपने बढ़ा दिया है और राष्ट्रपति आपात हट गया है, और अब क्या करना पड़ेगा, 6 महीनों के अंदर हर हालत में आपको इसका चुनाव कराना पड़ेगा। अब थोड़ी बहुत और फैक्ट वाली बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा में जो भाषा, लोकसभा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश प्रेफर करी जाती है, ठीक है। लेकिन केवल कंपलसरी नहीं है ये, इसके अलावा अगर कोई अदर स्टेट का है और वो अगर ये लैंग्वेज नहीं जानता है तो वो अपने लैंग्वेज में भी बोल सकता है। अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है कि अगर उनके पास हेडफोन होते हैं, जो एमपीज होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनके पास एक हेडफोन होता है कि अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है ना तो वो उसको पहन लेते हैं, वो ट्रांसलेट होकर के, ऑटो ट्रांसलेट होकर के वो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में सुनाई देगा। तो अभी बहुत परेशानी वाली बात नहीं, पर हिंदी और इंग्लिश वहां पे मेंशन करी गई है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं ये 5 वर्ष इनका भी कार्यकाल होता है, ये भी कोई निश्चित नहीं। 5 वर्ष से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है, लोकसभा भी, लोकसभा के सदस्य भी। स्पष्ट हुआ। अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई मेंबर है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों की सीटें जीत चुका हो, या लोकसभा की 2 अलग अलग सीटें जीत चुका हो, है ना। ये होता है कि लोकसभा में कोई मेंबर एक यहां जगह से भी चुनाव लड़ रहा है, वहां से भी लड़ रहा है, ताकि उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। ऐसा करने के लिए 2-2 जगहों से चुनाव लड़ लेते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रोडिक्शन होने पर क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये समझते हैं उसको। देखिए, दोहरी सदस्यता होने पर, दोहरी सदस्यता, तो अगर दोहरी सदस्यता की स्थिति बनेगी तो पहली स्थिति क्या बन सकती है कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य बन जाए, यानी लोकसभा का भी चुनाव जीत जाए और राज्यसभा का चुनाव जीत जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसको 10 दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन के अंदर कोई एक पद उसको छोड़ना पड़ेगा, 10 दिन के भीतर उसे कोई एक पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो जो राज्यसभा है इसका पद समाप्त हो जाएगा, केवल लोकसभा का बचेगा। लोकसभा का क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, देखिए लोकसभा में एक्चुअली आपको ध्यान रखना होगा कि लोकसभा का प्रतिनिधि जो होता है ये जनता का प्रतिनिधि होता है डायरेक्टली, तो इस वजह से वो ज्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत राज्यसभा के सदस्य होने के लिए। तो इस वजह से राज्यसभा की सदस्यता हटाई जाती है, न कि लोकसभा की। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि वो लोकसभा के 2 अलग अलग सीटों से निर्वाचित हो जाए, तो ऐसा होने पर उसको 14 दिन का टाइम मिलता है और 14 डेज में उसको स्वेच्छा से कोई एक सीट छोड़ देनी है ना, कोई एक सीट छोड़ देनी है जहां से भी उसकी इच्छा। और अगर मान लेते हैं कि लोकसभा का भी सदस्य बन गया और विधानसभा के भी वो सदस्य हो गए, तो ऐसे में क्या होगा, यहां पे भी उनको 14 डेज का टाइम मिलेगा और इस 14 डेज के टाइम में उनको किसी एक जगह से, चाहे लोकसभा से चाहे विधानसभा से, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो जो लोकसभा है, लोकसभा की सीट रिक्त कर दी जाएगी, खाली कर दी जाएगी, ठीक है। लोकसभा की सीट उनकी खाली कर दी जाएगी, मानिए यहां से उनको हटा दिया जाएगा। तो ये दोहरी सदस्यता का प्रावधान है। अब लोकसभा की कुछ सदस्यों की और मोटी बातें समझते हैं। लोकसभा के अब सदस्यों का थोड़ा सा कार्य समझते हैं लोग। यानी हम कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां, शक्तियां कह लीजिए या कार्य कह लीजिए इसको, ठीक है। एक सेकंड भाई, कार्य कह लीजिए, शक्तियां तथा कार्य। इतना गंदा, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। लोकसभा के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के कार्य शक्तियां, ये है हमारा टॉपिक। तो क्या क्या कार्य है भैया, सबसे पहला कार्य ये क्या करते हैं, ये
सदन की प्रक्रिया का संचालन करते हैं। सदन की प्रक्रिया का ये संचालन करते हैं, ठीक है। सदन की प्रक्रिया का संचालन करने का मतलब क्या होता है? तो सदन की प्रक्रिया को संचालन करने का मतलब होता है कि वो सदन की अध्यक्षता करेंगे। सदन की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। पहली जरूरी बात, प्रक्रिया के संचालन में वो किसी मेंबर को भाषण की अनुमति देंगे कि किसको भाषण देना है किसी मुद्दे पर, किसको नहीं देना है, इसकी अनुमति और कितना समय तक के लिए वो भाषण देंगे, समय का निर्धारण भी कौन करेगा? स्पीकर करेंगे, ठीक है। तो सदन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे, संचालन करने में वो अध्यक्षता करेंगे, भाषण की अनुमति देंगे, कितना समय मिलेगा भाषण के लिए ये देंगे, और मार्शल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मार्शल का क्या मतलब होता है कि जैसे जब सांसद लोग ना मर्यादा में नहीं रह जाते, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वहां बाउंसर्स होते हैं, और उन्हीं बाउंसर्स के जरिए उनको कंट्रोल में किया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाएगा संसद से उठा करके। तो इसका प्रयोग भी कौन करने के लिए आदेश देता है? इसका प्रयोग करने के लिए जो आदेश देते हैं वो स्पीकर साहब देते हैं, ये हो गया। फिर किसी सदस्य को निर्देश देना, है ना, या चेतावनी देना कि आप ये काम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, मत करिए, है ना। या किसी सदस्य को कुछ समय के लिए या फिर अनिश्चित समय के लिए या पूरे समय के लिए कह सकते हैं, पूरे समय के लिए उसको निलंबित कर देना, है ना। सदस्य को निलंबित कर देना सदन से, अगर वो कुछ अभद्रता की सीमा लाग रहा है बहुत ज्यादा तो। और जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर निर्णय कौन देगा? तो धन विधेयक पर ये निर्णय देने का काम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि धन विधेयक जो होता है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। कहां प्रस्तुत होगा? ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, और इसके लिए धन विधेयक के लिए प्रेसिडेंट साहब की पूर्व अनुमति चाहिए होती है, पूर्व अनुमति चाहिए होती है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो धन विधेयक जो होता है ये लोकसभा में ही जाएगा, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति पर जाएगा, और धन विधेयक पर निर्णय लेने का जो काम करते हैं ये स्पीकर साहब करते हैं। एकदम स्पष्ट हुई यहां तक की बात? तो ये प्रक्रिया संचालन की चीजें हो गई। अब यहां ध्यान रखेंगे कि अगर सदन की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है स्पीकर, तो इसमें उसके द्वारा किया गया कोई कार्य, है ना, सदन की प्रक्रिया के संचालन में किया गया कोई भी कार्य न्यायालय में वाद विवाद का केंद्र नहीं बनेगा, ठीक है। न्यायालय में उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि भाई साहब आपने ये कार्य क्यों किया है, कैसे किया है, तो न्यायालय में उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। और ये आर्टिकल 122 कहता है, आर्टिकल 122 बताता है। क्लियर हुआ यहां तक? एकदम स्पष्ट है। और क्या कार्य है इनके? तो देखिए, अगर प्रेसिडेंट साहब, दिख रहा है, अगर प्रेसिडेंट साहब संयुक्त बैठक बुला लेते हैं, संयुक्त बैठक, ये प्रेसिडेंट का पावर होता है, हमने वहां पढ़ा भी था। संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन फंस जाती है, उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाना पड़ता है। तो अगर संयुक्त बैठक बुला दे प्रेसिडेंट साहब, तो इसकी अध्यक्षता जो है ये कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे स्पीकर साहब। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेंगे, ठीक है। और अगर बाय द वे स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, उपसभापति करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के उपसभापति क्यों करेंगे? इसलिए करते हैं, और क्या नाम है, सभापति क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते क्योंकि सभापति जो सदन होता है इसका कोई मेंबर नहीं होता है, ठीक है, वो सदन का कोई सदस्य नहीं होता, इसलिए ये शक्ति जो है ये उसको नहीं मिला हुआ कि एक संयुक्त बैठक है और वो सदनों का मेंबर भी नहीं है तो उसको ये पावर दे दिया जाए कि आप इसकी अध्यक्षता करें। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यक्षता करने में ना अध्यक्ष के पास जो होता है ये इसके पास एक निर्णायक मत होता है, एक निर्णायक मत होता है। निर्णायक मत का मतलब कि फाइनल वोट दे करके ये निर्णय पर पहुंचा सके चीजों को, ठीक है। तो संयुक्त बैठक कब किया जाता है इसके लिए एक कंडीशन हम कर लेंगे कि जो साधारण विधेयक होते हैं ना,
साधारण विधेयक, जब साधारण विधेयक पर गतिरोध हो जाती है, माने इसमें कोई विरोधाभास हो जाए, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, तो उसको निपटाने के लिए संयुक्त बैठक करना पड़ता है। ये स्पष्ट हो गई चीजें, ठीक है। तो लोकसभा की यही शक्तियां हैं, यही कार्य हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो स्पीकर साहब हैं, इनमें से कुछ और भी कार्य होंगे, उनको भी देखते हैं। आज की क्लास हो सकती है थोड़ी लंबी हो, पर ठीक है, खत्म कर लेंगे तो बेहतर ही रहेगा। देखो, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल 96 क्या कहता है कि अगर मान लो स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव आ जाए, पद से हटाने का प्रस्ताव आ जाए, ठीक है, मान लेते हैं कि जो स्पीकर साहब है इनको पद से हटाने का प्रस्ताव आ जाए, तो इस परिस्थिति में क्या स्पीकर अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? तो वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, अब वो एक साधारण मेंबर की तरह रहेंगे, अब वो अध्यक्ष पद पे नहीं बनेंगे। अब क्या होगा कि स्पीकर का जो पद रहेगा, अब अध्यक्ष का जो पद रहेगा, ये उपाध्यक्ष उसको निभाएंगे। इस समय में स्पीकर अपने पद पे नहीं बना रहेगा, स्पीकर की जगह पे उपाध्यक्ष साहब आ जाएंगे। स्पष्ट हुआ? ठीक। और इस दिन ये जो स्पीकर रहेंगे ये एक सामान्य सदस्य की तरह रहेंगे, सामान्य सदस्य की भांति ये व्यवहार करेंगे, मतलब इनको निर्णायक मत देने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट हुआ? और देखते हैं लोकसभा के स्पीकर का क्या कार्य होता है। तो सदन की जो बैठक होती है, इस बैठक को स्थगित करने का पावर होता है इनके पास, ठीक है। स्थगन भी दो तरीके का होता है, एक स्थगन होता है कुछ समय के लिए और एक होता है अनिश्चित समय के लिए। तो जो कुछ समय के लिए होता है उसको बोलते हैं साधारण स्थगन, और एक को बोलते हैं साइन डाई स्थगन। साइन डाई स्थगन में कितने समय के लिए वो चीजें रोक दी गई है, बैठक नहीं होगा, वो कोई समय नहीं होता इसमें, या कह सकते हैं ये अनिश्चित काल के लिए इसको रोक दिया जाता है। जबकि साधारण स्थगन में समय बता दिया जाता है कि आपको अगले मंडे को आना है, ये बैठक कितने टाइम पे होगी, ऐसा होगा, उसमें बता दिया जाता है। जबकि साइन डाई स्थगन में अनिश्चित काल के लिए चीजें कर दी जाती है, उसमें कुछ स्पष्ट नहीं बताया जाता, ठीक है। तो ये होगी उसकी शक्ति। और चीज ध्यान रखेंगे कि बैठक का जो अधिकार है, ये बैठक का अधिकार भी किसके पास है? स्पीकर के पास में है ना। तो इतनी चीजें आप स्पीकर को लेकर के ध्यान रखेंगे, काफी है, सफिशिएंट है। और लोकसभा समाप्त। अब कल से हम लोग राज्यसभा को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।